हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हम एक बुक का सॉल्यूशन यहां पर कर रहे हैं, जो कि है वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक। और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, खासकर अगर मैथ की बात की जाए तो, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और एक फिक्स पैटर्न पर आते हैं। और इस बुक के अंदर अगर आपने ये बुक अच्छी तरह से कर ली तो 101% आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम रेलवे के अंदर तो होगी नहीं। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस बुक के सॉल्यूशन में जो फिलहाल टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर अभी तक हम ट्रायंगल खत्म कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल खत्म कर चुके हैं, और आज जो बात चल रही है, आज जो शुरू होगा इसमें ज्योमेट्री के अंदर, वो होगा सर्किल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्किल क्या है। तो भाई, किसी भी सरफेस के ऊपर एक इस तरह की गोल स्ट्रक्चर अगर मैं शेप बना दूं तो इसको बोलते हैं सर्किल। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर इस तरह से एक गोल, हालांकि गोल नहीं बन पाया है लेकिन आप गोल समझिए इसको, इस तरह से गोल अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना देता हूं, कोई भी शेप बना देता हूं, तो इसको बोलते हैं सर्किल। बात करते हैं कि सर्किल की इस साइड को क्या कहते हैं। ये जो पूरी की पूरी ये साइड है तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं परिधि। परिधि बात करें कि परिधि के फॉर्मूला क्या होता है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। r क्या है? इस सर्किल की रेडियस यानी कि त्रिज्या है। बात करने लगे इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। क्षेत्रफल होता है इसका πr²। इस सर्किल के सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है 360 डिग्री। किसी भी सर्किल के सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। इस सर्किल के परिधि के एक बिंदु से होकर और इसके सेंटर से गुजरते हुए दूसरे बिंदु पर जाकर मिलने वाली रेखा को, सीधी रेखा को, इसको बोलते हैं डायोमीटर यानी कि व्यास। व्यास की बिल्कुल आधी होती है त्रिज्या। व्यास की अगर बिल्कुल हम आधा भाग कर दें तो ये होती है इसकी त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस। ये तो बात हुई सर्किल की, ये इसके आंख कान मुंह दांत हो गए। अब बात करने लगे हाफ सर्किल के लिए, कि अगर हम सिर्फ हाफ सर्किल ही बना दें इस तरह से, और इसके बारे में हम कुछ बात देख लेते हैं। तो अगर इसकी हम परिधि की बात, क्षेत्रफल की बात करें, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो हाफ का क्या हो जाएगा? πr²/2। ये तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल मेरे बच्चे। बात करने लगे इसकी परिधि की, तो पूरे वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो हाफ की क्या हो जाएगी? बटे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो परिधि क्या आ जाएगी? πr। लेकिन मेरे बच्चे, ये πr जो आई है सिर्फ ये आई है, ये भी तो इसकी परिधि है। और ये क्या है? इसका डायमीटर यानी कि व्यास। और व्यास किसके बराबर होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो ये भी इसमें ऐड होगा तो +2r। तो अर्धवर्त का जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा πr + 2r। ये तो एक छोटी सी बेसिक सी नॉलेज सर्किल के बारे में कि सर्किल होता क्या है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे ना मेरे बच्चे, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से आएंगे। तो हमको इसकी कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और अगर वो प्रॉपर्टीज आपके याद रहेंगी तो सर्किल का यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि रेलवे में ज्योमेट्री के इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी में लेवल बहुत अच्छा होता है ज्योमेट्री का। लेकिन अगर बात करें रेलवे के लिए, तो रेलवे में ज्योमेट्री से इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर आप 8-10 प्रॉपर्टी भी अगर याद रखोगे इसकी, तो आपके लिए बहुत है। वहां से ही क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको फंस जाएगा। तो देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करने लगूं, इसको रफ कर देते हैं भैया।
सर्किल तो भाई वैसे ऐसे ही बना है, भटूरा सा बनेगा भाई, पर जो भी है समझिए इसे सर्किल ही मेरे दोस्त। तो चाचा एक बात ध्यान रखना, सर्किल के अंदर कि परिधि के एक बिंदु से परिधि के किसी दूसरे बिंदु तक जाने वाली सीधी रेखा को क्या बोल देते हैं? जीवा। इसको बोल देते हैं जीवा। और इसमें दुनिया भर की जीवा खींच सकते हैं, यहाँ से इस तरह से दुनिया भर की जीवा हम इसके अंदर खींच सकते हैं। वो हर एक लाइन जो परिधि के एक बिंदु से शुरू होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाएगी, जीवा कहलाएगी। बात आती है कि सर्किल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो जो जीवा इसके सेंटर से होकर जाती है वो सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? व्यास होता है। बात करने लगे कि अगर इसके सर्किल के सेंटर से एक लंब एल्टीट्यूड सामने वाली जीवा पर डाल दें तो ये लंब सामने वाली जीवा को दो बराबर भाग में तोड़ देता है, यानी कि जितनी लेंथ ये होगी इतनी ही लेंथ ये होगी। तीसरी बात, ये जीवा सर्किल के सेंटर पर जितना भी एंगल बनाएगी, मान लेते हैं ये यहाँ पर सर्किल के एंगल पर यहाँ पर बना रही है ये अपना 2 थीटा, इस जीवा ने सर्किल के एंगल पे सर्किल के सेंटर पर कितने का एंगल बना दिया? 2 थीटा का। तो ये ही जीवा सर्किल के परिधि पर, सेम जीवा होनी चाहिए, ये ही जीवा सर्किल के परिधि पर इससे आधा एंगल बनाएगी। तो यहाँ 2 थीटा बना रही है तो यहाँ कितना बनाएगी? थीटा। दूसरी बात, एक ही जीवा द्वारा सर्किल के परिधि पर बने हुए सारे एंगल बराबर होते हैं। जैसे कि इस जीवा ने एक एंगल ये बना दिया, अगर मैं इसी जीवा से एक एंगल यहां बना दूं तो ये, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये ही जीवा एक एंगल यहां बना दे परिधि के ऊपर तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो एक ही जीवा के द्वारा सर्किल के परिधि पर बने सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बात, अगर कोई हमारा सर्किल है और इसके हाफ सर्किल में कोई एंगल बन रहा है तो आंख मीच के मेरे बच्चे बता दीजिए कि ये 90 डिग्री होता है। सर्किल हाफ सर्किल में बना, परिधि हाफ सर्किल की परिधि पर बना एंगल कितना होता है? 90 डिग्री बनता है। फिर नेक्स्ट कि यदि कोई सर्किल है और इससे होते हुए स्पर्श करते हुए एक लाइन जा रही है, स्पर्श रेखा बोलते हैं जिसको, टेंजेंट बोलते हैं, और यहां पर एक हमारी जीवा है जो इस टेंजेंट, इस स्पर्श रेखा को यहां पर टच कर रही है। तो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण मान लेते हैं थीटा है। अगर जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कोण थीटा बन रहा है तो ये ही जीवा अगर सर्किल की परिधि पर कोई एंगल बनाएगी, मान लेते हैं ये बना दिया, तो जो एंगल इसने टेंजेंट लाइन के साथ यानी कि स्पर्श रेखा के साथ बनाया है वो ही परिधि पर भी बनाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी समझ में आई। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? जितने मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इनका आप नोट्स बनाते रहिए, आराम से देखते रहिए। रेलवे के अंदर इन प्रॉपर्टीज से अलग और कोई क्वेश्चन अगर सर्किल पे आए तो इन प्रॉपर्टीज से अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये हमारा कोई सर्किल है, इसके अंदर हमारी 2 जीवा हैं। एक जीवा ये होगी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। एक जीवा ये हो गई, ये हो गई सी, और ये हो गई हमारी डी। और ये सर्किल के अंदर एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2 जीवा हैं, एक दूसरे को सर्किल पर ई बिंदु के अंदर काटते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन आता है कि जो कटान बिंदु होता है उससे ए तक की दूरी यानी कि ए ई की मल्टीप्लाई बी ई के साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी? सी ई मल्टीप्लाई ई डी, यानी कि जो कटान बिंदु है वो सब में आ गया, ए बी में भी और सी डी में भी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर ये अंदर ना काट के, दोनों जीवा अंदर ना काट के सर्किल के बाहर काटे तो, जैसे कि
एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई। ये मान लेते हैं ए, बी, ये सी, ये डी, और ये सर्किल के बाहर जाकर कहीं एक दूसरे को काट देती हैं इस तरह से, और जाकर ई बिंदु पर काट देती हैं। तो अब भी यही लगेगा कि एक बार तो ई से ए से ई तक की दूरी ए ई मल्टीप्लाई, दूसरी बार बी से ई तक की दूरी बी ई इक्वल हो जाएगा सी से ई तक की दूरी सी ई मल्टीप्लाई डी से ई तक की दूरी डी ई। ये और ये दो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट इसको रफ कर देते हैं भैया। अगर सर्किल की परिधि को छूते हुए कोई सीधी रेखा निकल जाए, सर्किल की परिधि को छूते हुए कोई सीधी रेखा निकल जाए तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। और यदि कोई रेखा सीधे सर्किल की परिधि को छेदती हुई निकल जाए तो इसको बोलते हैं हम छेदक रेखा। ये हो जाएगी हमारी छेदक रेखा। परिधि को छूती हुई जाएगी तो स्पर्श रेखा, परिधि को छेदती हुई चली जाएगी तो छेदक रेखा। अब मान लेते हैं ये हमारी स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा, और ये दोनों जाकर यहाँ ई बिंदु पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। और ये बिंदु मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं हम सी। तो इनके अंदर क्या रिलेशन आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन सिर्फ इससे आते हैं रेलवे के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा ई बिंदु पर मिल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा कि स्पर्श रेखा यहाँ तक की कहलाएगी बस जहाँ तक ये छू रही है। स्पर्श रेखा क्या लंबाई का जो स्क्वायर होगा यानी कि ए ई स्क्वायर इक्वल होगा एक बार सी से ई तक सी ई मल्टीप्लाई एक बार बी से ई तक बी ई। बहुत क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से बनते हैं, इससे स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से। तो ये ध्यान रखना कि यदि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा इसके बाहर कहीं भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होगा वो छेदक रेखा के दोनों बिंदुओं तक की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट बात, अब स्पर्श रेखा ही देख लेते हैं कि स्पर्श रेखा के बारे में भी कुछ चीज देख लेते हैं यहाँ पर सर्किल के अंदर। तो ये हमारा कोई सर्किल है और ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गई, ये दो रेखा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बनती है कि सर्किल के बाहर स्थित किसी बिंदु से अधिकतम सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है कि स्पर्श रेखा से केंद्र से स्पर्श रेखा को छूने वाली ये रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जहां भी स्पर्श रेखा को ये रेडियस छुएगी जाकर यहां पर कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इसको यहां से इस तरह से मिला दिया जाए स्पर्श रेखा से तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये बात हुई स्पर्श रेखा की। फिर अगर दो स्पर्श रेखा दो सर्किल हों तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दो सर्किल से कि दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये है और एक सर्किल इसको स्पर्श करता हुआ ये है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो बड़ी आर मान लेते हैं और इस सर्किल की जो रेडियस है वो छोटी आर मान लेते हैं। और एक यहाँ पर स्पर्श रेखा है उभयनिष्ठ जो इस सर्किल को भी छू रही है और इस सर्किल को भी, इसको रख देते हैं पी क्यू, मान लेते हैं ये क्या है पी क्यू। तो अगर पी क्यू की लेंथ आपसे पूछने लगे कि दो सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, पहले की रेडियस बड़ा आर, छोटे की रेडियस छोटा आर, और उन पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है पी क्यू और इस पी क्यू की हमें लेंथ बतानी है। तो इस पी क्यू की तो लेंथ होगी, तो पी क्यू की लेंथ होगी हमारी दो रूट के अंदर बड़ा आर छोटा आर। ये इंपोर्टेंट, पी क्यू की जो लेंथ होगी दो रूट के अंदर बड़ा आर छोटा आर। लेकिन अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और दूर दूर हों इस तरह से कि एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है
और एक स्पर्श रेखा ये आ गई, इसकी जो त्रिज्या है वो बड़ी आर और इसकी त्रिज्या है जो है वो छोटी आर। ये पी है, ये क्यू है। तो यहाँ पर जो पी क्यू की लेंथ होगी, पी क्यू की यहाँ पर जो लेंथ होगी वो होगी रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। जहां पर डी क्या है हमारा, दोनों सर्किल के सेंटरों के बीच की दूरी, ये जो टोटल दूरी होगी ये कहलाएगी हमारी डी। अगर इस तरह से है, फिर तीसरी सिचुएशन इसमें क्या बनती है कि एक सर्किल यहां है और एक सर्किल मान लेते हैं यहां पर है, और अब की बार इस तरह से तिर्यक रेखा है। यहां पर तो सीधी रेखा है, स्पर्श रेखा, यहां पर ये क्या है हमारी तिर्यक रेखा है, और इसका रेडियस छोटी आर और इसका रेडियस बड़ी आर है। तो इस स्पर्श रेखा इसे मान लेते हैं पी और क्यू। इस पी क्यू की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी पी क्यू रूट अंदर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। बस अंतर क्या है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, यहां सीधी लाइन है तो यहां माइनस आ गया, यहां तिर्यक लाइन हो गई तो यहां प्लस आ गया। सिर्फ यहां से ही आपसे मोस्टली क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अब चलते हैं हम इसके सवाल की तरफ कि इसके सवाल कैसे कर सकते हैं। पहला जो सवाल आपके लिए दे रखा है कि दो वर्त एक दूसरे को बिंदु x पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ये दो वर्त हैं, एक वर्त ये ले लेते हैं भैया, एक वर्त ये ले लेते हैं, और ये दोनों यहाँ x बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। पी क्यू दोनों वर्तों के बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करने वाली साधारण समान स्पर्श रेखा है। एक पी क्यू स्पर्श रेखा है जो दोनों को स्पर्श कर रही है। यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है Q है। एक मिनट भाई, लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हो गई थी। पी को स्पर्श करते हैं समान, यदि वर्तों की त्रिज्या r और r है, यानी कि इस वर्त की त्रिज्या r है और इस वर्त की त्रिज्या छोटा r है। तो पूछ रहा है वर्त की त्रिज्या r और r है तो पी क्यू स्क्वायर का मान बताइए। तो पी क्यू स्क्वायर का मान हमें बताना है क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया है कि पी क्यू किसके बराबर हो जाता है, दो रूट के अंदर बड़ा आर इंटू छोटा आर। स्क्वायर करेंगे तो कर दो भैया स्क्वायर, तो 4r। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ए इस ऑप्शन के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सर्किल के ऊपर देखते हैं भैया, दूसरा आगे आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर। ये कोई हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं मेरे दोस्त, और इसकी जो परिधि दे रखी है वो कितनी दे रखी है 132 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है आगे इसके उस भाग की परिधि कितनी होगी जिसका केंद्र कोण 135 है। यानी कि यहां से हमने एक ये टुकड़ा निकाल लिया जो केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है 135। तो हमें ये टुकड़ा निकाल लिया, हमें इसकी ही परिधि बतानी है कि कितनी होगी। तो हमें पता है कि ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी भैया जो परिधि के साथ जुड़ेगी, क्योंकि जब इसको अलग निकाल लेंगे तो परिधि चारों ओर से घिरी हुई भुजा साइड, तो ये रेडियस भी जुड़ जाएगी इसकी परिधि में और ये रेडियस भी जुड़ जाएगी। इसके साथ साथ हमको ये लेंथ चाहिए कि ये लेंथ कितनी होगी, जबकि हमें पता है कि पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 132 सेंटीमीटर। और ये जो 132 सेंटीमीटर आ रही है ये कितने डिग्री एंगल पर आ रही है 360 डिग्री में, तो कितनी है 132 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने किस पर है 135 डिग्री में। तो 135 में कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 135 ऊपर और 360 नीचे आ जाएगा। तो काट लो भाई, 15 से कट जाएगा, 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, 6 बच जाएगा और 15 चौका 60। और भैया किससे कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये 6 चौक 24, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 2। तो 11 9 99 और बटे 2, 99 बटे 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 16 होकर 49.5।
तो ये जो ये लेंथ है ये कितनी आई रही है 49.5। अब हमें इसकी रेडियस देखनी है कि रेडियस कितनी होगी, क्योंकि 2 बार इसकी रेडियस भी जोड़नी है। रेडियस 132 से निकल जाएगी, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r किसके बराबर होती है भैया 132 दे रखा है। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी बटे 2, पाई की जगह 22 और ऊपर पहुँच जाएगा मेरे बच्चे 7। काट दो भैया, 2 से 66, यहाँ से 3 बार कट गया, 7 दिया 21। तो परिधि कितनी आ गई 21, ये रेडियस कितनी आ गई 21। ये लेंथ कितनी आई है 49। 21 इधर 21 इधर 42 और जोड़ दो भैया इसमें, तो आंसर आ जाएगा 9 2 11 4 4 8 1 9 91.5। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए ठीक हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना सा दे रखा है कि यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक परिकेंद्र O है। परिकेंद्र का मतलब है कि यहां से निब रखकर एक सर्किल हमने ड्रॉ कर रखा है जो इस त्रिभुज के सारे केंद्रों को छूकर जाता है, शीर्षों को छूकर जाता है। OD BC पर लंब है, यहाँ पे इसका नाम है ABC। OD BC पर लंब है, इसका सेंटर है O और यहाँ से लंब डाल दिया ये BD। OD BC पर लंब है, OD BC पर लंब है। तो कोण BOD ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा। इतनी सी बात है, यही ना। यदि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र हो, OD BC पर लंब है, OD BC पर लंब हो गया मेरे बच्चे, तो कोण BOD यानी कि एंगल BOD हमें बताना है। और किसके रेस्पेक्ट्स में है, सारे के सारे आंसर A के रेस्पेक्ट्स में है। तो अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं तो ये हमारी एक जीवा तो है, और ये जीवा केंद्र पर जितना कोण बनाएगी A पर उससे आधा कोण बनाएगी, यानी कि A का 2 गुना यहाँ कोण बनेगा। और अगर A का 2 गुना यहाँ कोण बनेगा तो ये 2A कोण बनेगा, पूरा का पूरा 2A एंगल 2 से 2 गुना बनेगा। लेकिन हमें क्या बताना है, सिर्फ आधा एंगल बताना है मेरे बच्चे। तो आधा एंगल के लिए ये एंगल A ही बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर C इसके लिए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन इसके लिए C ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा कोई सर्किल है, यहाँ एक 8 सेंटीमीटर लंबी हमारी कोई जीवा है, ये हमारा इसका केंद्र हो गया, और इस पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। वर्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो ये रेडियस हमें बतानी है कि ये रेडियस क्या होगी, जबकि ये कितने दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ ये ट्रायंगल देख लीजिए मेरे दोस्त, ये ट्रायंगल मेरे दोस्त देख लीजिए, गौर से देखिए इस ट्रायंगल को। इसमें ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये और ये दोनों रेडियस हैं। अगर ये साइड आपस में बराबर हो गई तो ये जो त्रिभुज बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसके समान भुजा के साथ बने हुए एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा x। और हमें पता है कि x होने पर इन तीनों का समझो 180 होना चाहिए। तो 2x प्लस 60 बराबर किसके हो जाएंगे, 180 के। तो यहां से हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो यानी कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं तो हम इजी रूप से बोल सकते हैं कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है मेरे बच्चे। ये एक हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो अगर इस समबाहु त्रिभुज की ये भुजा 8 है तो मेरे बच्चे ये भी 8 होगी,
और ये भी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। और ये जो ये साइड है ये ही इसकी रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी ये बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ही फॉर्मूला के पर आ गया कि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है, उनके सीधी समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करें। एक वर्त ये है, एक वर्त ये है, इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो d दे रखी है, एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा की हमसे जो है लेंथ पूछ रखी है, जबकि ये R1 मान लेते हैं और ये R2 मान लेते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि इस तरह के लिए स्पर्श रेखा की लंबाई इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो PQ बराबर किसके हो जाती है रूट के अंदर d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? B ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बच्चा कह रहा है कि यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये कोई सर्किल है, ये इसका केंद्र है, इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी रेडियस वो जीवा है, तो 12 ये हो जाएगी, 12 ये हो जाएगी, बराबर तोड़ देगा। तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है कि ये त्रिज्या क्या होगी। ये इस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, तो पाइथागोरस पर में लग गई, क्योंकि ये हमारा एक ट्रेपेजॉइड, ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो 12 5 13 है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लेखिए। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? एंगल ACB की वैल्यू बतानी है हमें। ACB की वैल्यू इस तरह से हमारा बना हुआ है, तो यहां पर इस तरह से मेरे बच्चे बना हुआ है ये चित्र, ये, और यहां पर ये दे रखा है X, यहां पर दे रखा है ये A, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया B। तो हमसे बोल रहा है कि एंगल ACB का मान क्या होगा। ACB ये मान हमें बताना है क्या होगा, और इसके लिए क्या क्या सूचना है। सूचना 1 चित्र दे रखा है और सूचना 2 दे रखी है कि एंगल D हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है। तो ये अगर मैं यहाँ पर एक जीवा खींच दूं, या तो इस चीज को इस तरह से देखिए कि एक जीवा द्वारा बने हुए एंगल आपस में बराबर होते हैं परिधि पर बने हुए, या फिर एक चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा बने हुए एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहली सूचना की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि इस चित्र की भी जरूरत पड़ेगी, और दूसरी सूचना की भी जरूरत पड़ेगी कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तभी हम बता सकते हैं कि ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इसमें हमें दोनों सूचनाओं की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर B आपका ठीक हो जाएगा। एक और दोनों ही पर्याप्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि अगर इसको नहीं देगा तब भी हम नहीं बता सकते, अगर ये चित्र ही नहीं होगा तब भी हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट आंसर। तो एग्जैक्ट आंसर देने के लिए हमको दोनों सूचनाओं की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एक अर्धवर्त है, ये हमारा एक अर्धवर्त हो गया इस तरह से, और बोल रहा है कि एक अर्धवर्त में A और C व्यास के सिरों को, ये A और C इसके व्यास को सिरों को दिखा रहे हैं, इंगित करते हैं, और B अर्धवर्त पर कोई बिंदु है, B यहाँ पर कोई बिंदु है, तो कोण ABC हमेशा होगा। तो कोण ABC ये एंगल हमेशा होगा, अभी बताया था 90 डिग्री। अर्धवर्त में बना हुआ एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा D समकोण। आपका आंसर D सही हो जाएगा, समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है, 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और इसके परिवर्त एक सर्किल बना हुआ है। तो इस सर्किल का क्षेत्रफल हमें बताना है, एरिया हमें इसका बताना है। मैंने बताया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के परिवर्त कोई बाहर कोई सर्किल ड्रॉ हो रहा है, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो इस ट्रायंगल के कर्ण के आधी होगी। तो कर्ण कितना है 10,
तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी 5। रेडियस पता लग गई तो इसका सर्किल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 25 पाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना 25 पाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखी है फिगर। यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर सी और डी दोनों को ई बिंदु पे काट रही हैं। आगे बोल रहा है ए ई 4 है, ये 4 है लेंथ, और बी ई 15 है, ये 15 है भाई बी ई। उसके बाद बोल रहा है सी ई 2.5 है, ये 2.5 है, और क्या बोल रहा है डी ई, ये वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई दोनों जीवा एक दूसरे को अंदर काट रही हैं, तो यहाँ से ये दूरी तो ए ई फॉर्मूला लग जाएगा 4 गुणा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 गुणा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा 15 बटे 25। पॉइंट पर 0 हटाएंगे, 25 छिक्का 150 6 चौक 24, यानी आंसर आ जाएगा आपका इसके लिए 24। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखा, अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर दोगे, तो इसीलिए मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी थी। नेक्स्ट है ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर ज्या हैं। ज्या का मतलब यहाँ जीवाई है। 2 एक सर्किल है, इसके एक सिरे पे ये और एक सिरे पे ये ए बी ये सी डी। वृत्त के अंदर 2 जीवा हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं और समांतर भी हैं। ये इसके समांतर है। यदि ए भी 10 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और सी डी 24 है, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। यहाँ इसका सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से ये कितने दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इसको मिला दो भैया, ये भी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, तो दोनों ज्याओं के बीच की दूरी, ये हमें ये लेंथ बतानी है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसको देख लीजिए, सिर्फ इस ट्रायंगल को, ये 10 है तो 5 ये हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी, ये 5 ये 13, तो ये कितनी हो जाएगी 12। ये 13 ये 24 है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 24 है तो 12 इधर 12 इधर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 12 और 5 17। तो आंसर आ जाएगा आपका 17 मेरे बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। भाई इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और इसमें भी हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। जीवा आदि आदि करके 10 थी 5, 24 थी 12, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। नेक्स्ट है, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटा जाता है। वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक सर्किल है और क्या बोल रहा है, इसका व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटा जाता है यहाँ से, और यहाँ तक का मान लेते हैं ये चाप कितना है 16 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से काट दिया भैया, यहाँ से इतना चाप काट दिया 16 सेंटीमीटर लंबा, यहाँ से सर्किल हमने काट दिया। तो पूछ रहा है वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी, यानी कि ये दूरी बतानी है। अगर ये केंद्र है तो ये दूरी हमें बतानी है। अगर 16 है तो 8 ही हो जाएगा। रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 10, तो अगर ये 10 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे 6 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट है, ऐसे देखते के साथ पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं, ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। एक सर्किल ये ड्रॉ कर दिया, एक सर्किल ये ड्रॉ कर दिया, और इनका सेंटर एक ही है। ऐसे वृत्तों को बोलते हैं सेकेंडरी वृत्त। 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी त्रिज्या मैं कितनी ले लेता हूँ 13 सेंटीमीटर बड़े वाले की, और छोटे वाले की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ए भी बड़े वृत्त का व्यास है, ये ए हो गया, और यहाँ डायरेक्ट मैं डाल देता हूँ बी, ये हो गया यहाँ तक इसका व्यास। ठीक है जी, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। बी डी छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। यहाँ से बी से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं यहाँ पर,
छोटे वर्त के लिए डी तक, ये इसके लिए एक स्पर्श रेखा है। एडी की लंबाई बताइए। अब यहाँ से ये लंबाई बतानी है हमें कि ये लंबाई कितनी होगी। अगर इस ए को यहाँ पर मिला देता मेरे बच्चे, ये लंबाई बतानी है हमें, ये लंबाई कितनी होगी, ये वाले। तो देखो भाई कैसे करेंगे कि ये 8 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, तो इसको यहाँ पर मिला देते हैं, तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर ही होगी। और यहाँ पर जाके ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारी कितनी हो जाएगी, 13। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 13। ये लेंथ कितनी हो गई हमारी, 8। स्पर्श रेखा पर, ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका मतलब कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये वाला। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 13 है, ये 8 है, तो ये हमें निकालनी है। तो 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 9 में से 4 गए 5, 6 0 1। तो ये जो ये लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 105। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 105 आ जाएगी। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं यहाँ पर, क्योंकि अर्धवर्त में मैं, ये अर्धवर्त हो जाएगा इधर में, और इसको यहाँ मिला दूं, तो ये एंगल जो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। अब अगर ये 90 डिग्री का बन जाएगा और ये 105 है और इतनी लेंथ ये हो जाएगी, तो ये टोटल जो लेंथ हो जाएगी 2 रूट 105 हो जाएगी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 2 रूट 105। अब इस पूरे ट्रायंगल में देखिए आप, इस पूरे ट्रायंगल में कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 13 और 13 26। ये लेंथ कितनी है हमारी, 2 रूट 5। तो इस लेंथ को निकाल सकते हैं हम। तो ये लेंथ जो हो जाएगी, यहाँ हम इसको मान लेते हैं ई। तो ए ई जो हम निकालेंगे वो हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 2 रूट 105 का स्क्वायर। कर दो भाई, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। इतने का होगा ना, 6 छंगा 36, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 3 27, 2 दूनी 4 2 6, ठीक है। और इसका हो जाएगा 105 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 105, तो 105 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 105 चौका 420। तो इसमें से इसको घटा दो भैया, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 2 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, रूट के अंदर 256। तो ए ई की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 16। तो ये आ गई हमारी लेंथ 16। अगर ये लेंथ 16 आ गई तो अब सिर्फ मैं जो ट्रायंगल में बोल रहा हूं वो देखना है। ये मेरे बच्चे और ये, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ पर, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अब हमको ये लेंथ पता है 16 है, ये लेंथ पता है यहाँ तक रूट 105 है। तो ये लेंथ निकालनी है, ये 90 डिग्री है, लगा था पाइथागोरस पर में। तो कर्ण का इसको, ये कर्ण ही तो निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर जमा रूट 105 का स्क्वायर मेरे बच्चे। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 105 और ये क्या आ जाएगा हमारा एडी स्क्वायर। अगर एडी स्क्वायर को यहाँ भाई कहाँ कर दूँ आगे, चलो यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन और कुछ नहीं है, होगा ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 का और 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो एडी स्क्वायर जो बराबर आ जाएगा 361। तो एडी जो आ जाएगा रूट में 361 आ जाएगा और 361 किसका है, 19 का। तो आंसर आ जाएगा इसका 19 सेंटीमीटर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और कुछ नहीं है, लेकिन आंसर आएगा इसका 19 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याकूब ठीक हो जाएगा भैया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी भाई, कैलकुलेशन थी थोड़ी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे 76 की, ये सर्किल दे रखा है आपका और यहां से एक लाइन ऐसे गई हुई है और यहां से एक लाइन ऐसे गई हुई है और यहां जाकर एक दूसरे से मिल गई। इनको फिर आपस में मिला दिया, ये पॉइंट आपस में मिला रखे हैं
और ये डायगोनल आपस में मिला दिए इन्होंने इस तरह से, और यहाँ पर C है तो ये D दे रखा है, ये B दे रखा है, ये E दे रखा है और ये A दे रखा है। ठीक है भैया। अब उसके बाद पूछ रहा है BAE, एंगल BAE यानी कि ये एंगल इसने 30 डिग्री दे रखा है। ठीक भाई। उसके बाद ABE यानी कि ये एंगल इसने दे रखा है आपको कितना 80 डिग्री। और नेक्स्ट आपसे DBE यानी कि ये एंगल इसने दे रखा है कितना आपका 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। ठीक है भैया। तो BCE की मान बताइए। तो BCE यानी कि ये एंगल हमको बताना है कि ये एंगल कितना हुआ। अब देख मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज यहाँ पे नोट करिए आप कि मैं अगर इसको जीवा मान लूं, ये लाइन अगर मैं जीवा मान लूं, क्योंकि यहाँ परिधि पर यहाँ भी टच है और यहाँ भी टच है, तो इस जीवा के द्वारा ही तो ये कोण बन रहा है ना मेरे बच्चे, ये कोण, और इस जीवा के द्वारा ही ये कोण बन रहा है, ये एंगल भी। तो यानी जो वैल्यू इस एंगल की होगी वो ही वैल्यू इस एंगल की भी होगी। ये दोनों एंगल आपस में आएंगे बराबर। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताइए, ये कितना है 30 और ये पूरा एंगल कितना हो गया 8 5 13 130, ये 130 ये 30, तो कितना हो गया 160। और अब मुझे एक बात बताइए, यहां से इस ट्रायंगल को देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं इस सब को खत्म कर रहा हूं यहां से थोड़ी देर के लिए, ये सब मैं खत्म कर रहा हूं यहां से, ये सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर से भी खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, फिर बना दूंगा मैं दोबारा। अब ये सिर्फ ये ट्रायंगल देखिए आप कि इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो गया 80 और 50 130 हो गए पूरा का पूरा, ये कितना हो गया 30 हो गया 160, तो जो ये एंगल है ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर ये एंगल 20 है तो इस जीवा के द्वारा ही तो ये एंगल 20 बन रहा है मेरे दोस्त, और इस जीवा के द्वारा ही ये एंगल भी बन रहा है ये वाला। तो ये ही जीवा ये एंगल बना रही है और ये ही जीवा ये एंगल बना रही है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा आपका 20 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर वही कटने वाले हैं, ये सी डी, ये ए और बी, इसमें दे रखा है ए, यहां पर ई पे काट रहे हैं, ए ई दे रखा है आपका 5, बी ई दे रखा है 15 और सी ई दे रखा है 25। तो ये लेंथ हमें बतानी है क्या होगी, कर दो भैया गुना 15.75 और बटे 25 × 75 3 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 3 सेंटीमीटर। भाई इसकी और इसकी गुना इसकी और इसकी गुना के बराबर होगी, तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त ए और वर्त बी की त्रिज्या 4 यूनिट है। 2 वर्त हैं 4 यूनिट है। यदि बिंदु पी ए पर स्थित है तथा बिंदु क्यों बी पर स्थित है और दोनों वर्त एक दूसरे को ठीक एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं, दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और दोनों की त्रिज्या बराबर है। दोनों की त्रिज्या क्या है भैया बराबर है। इसकी भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये वर्त ए मान लेते हैं और ये वर्त बी मान लेते हैं। ए पर कोई बिंदु पी है और बी पर कोई बिंदु क्यों है। तो पी क्यों बाकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो अगर ए यहाँ होगा और बी यानी पी यहाँ होगा और क्यों यहाँ होगा, तभी इसकी अधिकतम लंबाई होगी।
तो दोनों के बीच अधिकतम लंबाई कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या 4, इसकी 4, तो ये भी 4 और यहाँ से यहाँ तक भी 4, तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो अधिकतम दूरी इनके बीच की कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बोल रहा है कि एक संभावित त्रिभुज को इस तरह से बनाया जाता है कि त्रिभुज के 2 सिरे वृत्त के व्यास पर तथा तीसरा वृत्त पर लगता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई है, 48 पाई है, 48 पाई है, तो त्रिभुज का भुजा क्या होगी। देखो ये एक सर्किल ड्रॉ करते हैं मेरे दोस्त, इसका एक हमने बना दिया डायमीटर व्यास और इस पर एक हम इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं जो इसके व्यास को टच करता है और सर्किल को भी टच करता है। और ये जो ये ट्रायंगल है ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी सारी साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे भैया। और इस सर्किल का जो वो दे रखा है एरिया, वो कितना दे रखा है भाई यहाँ पे, 48 पाई। 48 पाई तो एरिया होता क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर बराबर 48। पाई से पाई कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 48, या इस 48 से लिख सकते हैं हम 16 गुना 3, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी 4√3। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4√3। अब इसके सर्किल के पॉइंट इस सेंटर से लेके और एक लाइन सीधी खींच देते हैं यहाँ के लिए, और ये क्या होएगी, रेडियस होएगी। सर्किल के सेंटर से और परिधि तक खींची, सरकमफ्रेंस तक खींची गई लाइन रेडियस होएगी। और इस त्रिभुज के लिए ये क्या हो जाएगी, हाइट। और ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के लिए जो हाइट होएगी h, वो सर्किल के लिए रेडियस हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज की जो हाइट का फॉर्मूला रह गया है वो क्या हो गया हमारा, √3/2 a, जहाँ a क्या है इसकी साइड, और ये किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। और रेडियस कितनी है इसकी, 4√3। तो √3 से तो √3 कट जाएगा, 2 की इंग जाएगा, मल्टीप्लाई होएगी, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 8। यानी कि इस ट्रायंगल की जो एक साइड है वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए एक्यूरेट आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा भैया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है भाई और 6 बराबर भाग में बांट दिया है, तो प्रत्येक एंगल की हमें माप बतानी है। पूरे सर्किल में कितना एंगल है भाई, 360, और 6 भाग में तोड़ दिया तो भाग कर दो 6 से, तो एक के हिस्सा में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 16 डिग्री आपका जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ठीक हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए। मैंने बताया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है, और इसके केंद्र से होकर जो गुजरती है उसे क्या बोल देते हैं मेरे बच्चे, व्यास। और ये ही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा बी। बी ऑप्शन आपका इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, इसकी 4.5 है रेडियस, इसकी 3.5 है रेडियस। आगे क्या बोल रहा है मेरे बच्चे, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 मीटर है यहाँ से, और यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 10 मीटर है। बीच की दूरी d10 हो गई रे। तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा इसकी ये हो जाएगी, और जब इस तरह से आ जाएगी तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्लस हो जाता है बेस d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, जहाँ d क्या है इनके बीच की दूरी, तो दूरी क्या है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4.5 और 3.5 जोड़ दो भाई, 5 4 3 7 और 1 8 8 64 आ जाएगी भैया रूट के अंदर। तो आ जाएगा भैया 36 रूट के अंदर। तो इनके बीच अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की जो लंबाई आ गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर।
तो आपका ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रम से 3 और 4 सेंटीमीटर हैं। एक त्रिभुज है, इसमें समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं ये 4 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 5। इस वर्त के परिवर्त का क्षेत्रफल बताइए। इसके चारों तरफ एक वर्त बना दिया है, इसका क्षेत्रफल बताना है। इस वर्त परिवर्त का जो क्षेत्रफल होगा, जो रेडियस होगी, वो कर्ण की आधी हो जाएगी, यानी कि 2.5। और इसका अगर रेडियस 2.5 है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि 6.25 पाई इसका आंसर आ जाएगा। और 6.25 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फिगर दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है। रे यहाँ पर ये ए बी है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है डी तक, और उसके बाद कह रहा है स्पर्श रेखा डी ई, ये स्पर्श रेखा डी ई है। और इसके अंदर हमको दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और डी ई 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। और आपका बी डी की लंबाई ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगी। अब छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में एक रिलेशनशिप मैंने बताई थी कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर ये लेंथ मल्टीप्लाई ये लेंथ। तो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 जमा x मल्टीप्लाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x, और ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके स्क्वायर के 6 जगह 36। अब बाई ऑप्शन x की वैल्यू उठा के रख देते हैं। अगर x की वैल्यू पहला ऑप्शन 6 रखते हैं तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 की 6 में गुना करेंगे तो 66 36 के बराबर नहीं आएगा, तो 6 तो नहीं होगा। उसके बाद 5 रखते हैं, 5 और 5 10, 10 की 5 में गुना करेंगे 50 आ जाएगा, 36 नहीं आएगा, बी भी नहीं होगा। सी रखते हैं 4, तो 5 और 4 9, और 9 की गुना 4 में करेंगे तो 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और सोल्व करने में थोड़ा फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए वहाँ पर सिंपल यही रहता है कि ऑप्शन से x की वैल्यू रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये फिगर इस तरह से दे रखी है मेरे दोस्त। यहाँ से एक टेंजेंट लाइन, यहाँ पर एक ट्रायंगल इसके अंदर दे रखा है इस तरह से, और ये लाइन यहाँ से होकर जा रही है मेरे दोस्त इस तरह से। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी ई सी के समांतर है। ये हमारा ए, ये बी, ये सी, और ए बी ई सी के समांतर है। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है। और एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये जो ये एंगल है ये कितना दे रखा है, 72। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बी ए सी, बी ए सी। तो मैंने बताया था कि जीवा के साथ जीवा जितना एंगल यहाँ बनाएगी इतना ही यहाँ बनाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 72। स्पर्श रेखा के साथ जीवा जितना एंगल बनाती है उतना ही परिधि पर भी बनाती है। तो अगर जीवा के साथ जीवा स्पर्श रेखा के साथ 72 बना रही है तो परिधि पर भी कितना बनाएगी, 72। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से दे रखा है, और अब की बार बी सी डी यहाँ पर कितना दे रखा है, 82। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, बी ए सी, ये भी कितना हो जाएगा, 82। सेम ही क्वेश्चन था, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फिगर बना रखी है वो आपकी इस तरीके से बना रखी है भैया। ये सर्किल है कोई,
यहाँ से एक छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये डी दे रखा है और ये ई दे रखा है। और यहाँ पर आपका जो दे रखा है ए बी दे रखा है 9, ये 9 है भैया, और बी डी दे रखा है 3, ये 3 है। और आपसे क्या पूछ रहा है, डी ई की लेंथ पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी x। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 9 और 3 12 मल्टीप्लाई 3 36, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पर है, यहाँ से ख़त्म कर दो इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर आप देख रहे होगे तो सेम यही है। और यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ए बी अब की बार 24 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और डी ई 9 दे रखा है, डी ई 9 दे रखा है। और आपसे क्या है, बी डी की लेंथ पूछ रहा है कि ये लेंथ क्या हो जाएगी। तो कर देंगे भाई 24 जमा एक्स इंटू एक्स इक्वल क्या हो जाएगी 9। रख दो भाई एक्स की वैल्यू उठा 9 का स्क्वायर यानी 81, एक्स की वैल्यू उठा के ऑप्शन से रख दो, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 24 और 3 27 3 81, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। इजी क्वेश्चन है, ऐसे जल्दी जल्दी कर देते हैं खत्म इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी फिगर पे है, सेम यही फिगर है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। और क्या दे रखा है आपकी बार, ए बी 6 दे रखा है, और बी डी 2 दे रखा है, और डी ई की लेंथ पूछ रहा है, ये x हो जाएगी। तो जोड़ दो भाई 6 और 2 8 गुना 2 यानी कि 16, और ये किसके बराबर हो जाएगा x स्क्वायर पे, तो x आ जाएगा हमारा 4। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इजी से क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। P एक वृत्त पर एक बिंदु है, एक वृत्त बना लेते हैं भैया हम, और इस पर एक बिंदु ले लेते हैं P, एक बिंदु है जिसका केंद्र C है, इस वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं भैया C। ओके, एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जो P से दूसरे बिंदु Q पर खींची गई है। यहाँ P से एक दूसरी लाइन खींच दी Q के लिए, ये Q बिंदु पर, और इसकी जो लेंथ है त्रिज्या के बराबर है, इस त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज बन जाएगा हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोल देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी भूल गया समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, P पर खींची वृत्त की स्पर्श रेखा से बने रेडियन Q में न्यून कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इस P से खींची गई रेखा पर स्पर्श रेखा, Q से जा रही है कोई स्पर्श रेखा, तो इस स्पर्श रेखा पर P से खींची गई रेखा से बना न्यून कोण बताइए। तो इस P से खींची गई ये रेखा है, ये Q पर जा रही स्पर्श रेखा से 2 एंगल बना रही है, एक तो एंगल इधर बना रही है और एक एंगल इधर बना रही है। अब इन दो में से हमें वो एंगल बताना है जो न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी जिसकी वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री से कम हो। अब केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु तक लाइन खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो 90 तो ये हो गया, और 60 ये है, तो 90 और 60 150, तो ये एंगल तो हो गया 150 डिग्री। तो ये तो न्यून कोण होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए, 180 में से 150 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 30 डिग्री, तो ये न्यून कोण हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन जो हमारे आंसर दे रखे हैं वो पाई बाई में दे रखे हैं, 30 डिग्री को पाई में बदलेंगे तो पाई बटे 180 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाई 6। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाई बाई 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे दोस्त, हमारा फिर इसी टाइप की फिगर पर है। ये एक ट्रायंगल और सर्किल, ये एक छेदक रेखा,
ये ए है, ये बी है, यहाँ पर डी है और ये ई है। और वैल्यू जो दे रखी है आपकी, ए बी की वैल्यू 7 है, ये 7 दे रखी है। डी ई की वैल्यू 12 है, डी ई ये 12 दे रखी है। और हमसे बी डी की वैल्यू ये हमसे निकलवा रहा है। तो रखेंगे 7 जमा एक्स इंटू एक्स इक्वल किसके हो जाएगा 12 का स्क्वायर 44, 144। तो x की वैल्यू उठाओ ऑप्शन से, अगर 7 रखेंगे तो 7 7 14, 14 7 तो 144 नहीं होगा, तो 7 तो नहीं रख सकते। फिर 9 रखेंगे, 9 और 7 16, 16 निम्मा 144, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं सर्किल को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फिगर पर है, यहाँ से भैया हटा दो, सेम यही फिगर है, बस नंबर चेंज कर रखे हैं। अब की बार क्या बोल रहा है कि एक वर्त में ए बी 24 है, अब की बार ये 24 दे दिया है। उसके बाद बी डी 8 है, बी डी दे रखा है 8। उसके बाद डी ई की लंबाई पूछ रहा है, एक्स मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 24 जमा 8 और मल्टीप्लाई 8। तो 24 और 8 32 गुना 8 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि 8 दूनी 16 का 6 का, और 8 से 24 और 1 25, 256 एक्स स्क्वायर। अगर 256 है तो एक्स कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA का माप बताइए। यानी कि ये कोई हमारा सर्किल है और यहाँ कोई P बिंदु है, और इस P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ पर खींच दी गई हैं। P बिंदु से एक A और एक B, और ये एक दूसरे पर कितने झुकी हैं 110, यानी कि ये एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। उसके बाद पूछ रहा है ये इसका केंद्र O है, इस तरह से मिला देंगे मेरे दोस्त। और उसके बाद पूछ रहा है POA, यानी कि इस तरह से ये एंगल हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। अब ये 110 है तो ये 2 बराबर भागों में कट जाएगा। अगर इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 55। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कितना एंगल बनाती है 90, तो ये 55, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा भैया 90 और 55 हो गए 145, 50 यानी कि 35 डिग्री। तो ये जो एंगल आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसे। तो इजी से क्वेश्चन है, ख़त्म कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन और रहे हुए हैं और उसके बाद ये ज्योमेट्री के अंदर सर्किल ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर इसी फिगर पर है कि यहाँ से एक छेदक रेखा है, एक तिर्यक रेखा, ये ए है, ये बी है, ये क्या दे रखा है आपका डी है, और यहाँ पे क्या है ई। अब ए बी दे रखा है 12 और डी ई दे रखा है 8, तो बी डी बताना है क्या होगा। तो लगा दो भैया 12 जमा एक्स इंटू एक्स इक्वल 68, 64 बाई ऑप्शन उठा लो। अगर 6 रखेंगे तो 12 और 6 18, 18 छिक्के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम रखते हैं 5 तो 12 और 5 17, 17 पंजे 85, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर रखते हैं हम 4 तो 12 और 4 16, 16 चौका 64, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है जी, और यही इसका आंसर है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और उसके बाद आपका सर्किल ख़त्म। और जो लास्ट क्वेश्चन है सर्किल का वो इस तरह से दे रखा है मेरे दोस्त, इन्होंने किस तरह से, इस तरह से कि बोल रहा है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींची जाएं जिनके बीच का कोण है। अच्छा, लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है और यहाँ पर कोई बिंदु और यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी गई हैं,
और इन स्पर्श रेखाओं के जो बीच का एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 75 डिग्री। और ये बोल रहा है कि अब इन दो त्रिज्याओं के बीच में जो ये एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे सी मान लूँ और इसे ओ मान लूँ, तो ये हमारा एक क्या बन गया, चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। और चतुर्भुज में सारे एंगल का सम जो होता है 360। अब 75 तो ये है, 90 ये है, 90 ये है, तो ये x मान लेते हैं। जोड़ दो भैया सारे 90 90 180 और 75, 180 तो खत्म ही हो गया, 180 में से 75 डायरेक्ट घटा दो तो 105 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 105 डिग्री। और इसी के साथ आपके सर्किल ख़त्म। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अगली वीडियो में, और शायद अगली वीडियो में आपकी इस बुक से जो ज्योमेट्री है वो ख़त्म। उसके बाद दूसरा टॉपिक चलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।